नमस्कार बच्चों। मैं आपका बड़ा भाई आपका दोस्त रुपेश कुमार सिंह आज अपने क्लास 10 के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद फुल डिटेल्ड सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशंस। बच्चों ये 75 क्वेश्चंस सभी रिपीटेड क्वेश्चन बैंक से कलेक्ट किए गए हैं और अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका बड़ा भाई आपको इसकी गारंटी देता है कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। साथ ही इनसे आपको इस चैप्टर का फुल रिवीजन भी हो जाएगा और आप असर्शन रीजनिंग केस बेस्ड वेरी शॉर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग सभी क्वेश्चंस इजीली और परफेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा कीमती समय ना लेते हुए मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस पे। बच्चों जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, an aqueous solution A turns phenolphthalein solution pink. On addition of an aqueous solution B to A, the pink color disappears. The following statement is true for solution A and B. स्टूडेंट्स, एक्वियस सॉल्यूशन ए फिनोल्फथैलिन सॉल्यूशन के साथ जब ऐड किया जाता है इसको तो फिनोल्फथैलिन सॉल्यूशन जो है वो पिंक कलर देता है और इसके बाद जब हम इसमें एक्वियस सॉल्यूशन बी को ऐड करते हैं तो ये पिंक कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो आपको ए और बी को रिकॉग्नाइज करना है। तो आपको पता है कि फिनोल्फथैलिन सॉल्यूशन जो है पिंक कलर जो है वो कब देता है, जब उसके साथ जब उसके साथ एक बेस को ऐड किया जा रहा हो, है ना। तो ए फिनोल्फथैलिन सॉल्यूशन में डालने के बाद अगर पिंक कलर देता है, फिनोल्फथैलिन सॉल्यूशन का कलर अगर पिंक हो जाता है तो इसका मतलब है बच्चों कि ए जो है वो एक बेसिक सॉल्यूशन है और जब इसमें एक्वियस सॉल्यूशन बी को ऐड कर रहे हैं तो ये पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। इसका मतलब ये जो बेस डालने के बाद हम उसमें दूसरा एक्वियस सॉल्यूशन हम ऐड कर रहे हैं और पिंक कलर डिसअपियर हो रहा है, इसका मतलब दूसरा सॉल्यूशन बी जो है वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो बेस को न्यूट्रलाइज कौन करता है? एक एसिड करता है। तो क्लियरली यहाँ पर सॉल्यूशन ए जो है बच्चों वो एक बेस है और सॉल्यूशन जो बी है हमारा वो एक एसिड है और बेस का जो पीएच होता है बच्चों वो 7 से ज़्यादा होता है और एसिड का सॉल्यूशन एसिड का पीएच आप जानते हैं कि 7 से कम होता है। तो यहाँ पे गिवन सॉल्यूशंस जो गिवन अल्टरनेटिव्स हैं आपके सामने वहाँ पे क्लियरली आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए हैज़ पीएच ग्रेटर देन 7 एंड बी हैज़ पीएच लेस देन 7। ओके, इस प्रकार से ऑप्शन सी इज करेक्ट। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट्स, है ना। आपके सामने 4 सॉल्ट्स दिए गए हैं, इनमें आपको बेसिक सॉल्ट को रिकॉग्नाइज करना है। तो बेसिक सॉल्ट जो है बच्चों वो आप जानते हैं कि कोई सॉल्ट बेसिक तब होता है जब उसमें वो बना हो एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड के रिएक्शन से। तो आपको सॉल्ट को देखकर ये देखना होगा कि जो उसका उस सॉल्ट में जो बेस वाला पार्ट है ना, वो किस में आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट आपको दिख रहा है और एसिड वाला पार्ट जो है वो वीक होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला जो है बच्चों आपके सामने वो Na2CO3। तो Na जो है बच्चों वो आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पार्ट है और CO3 जो है बच्चों वो कौन से एसिड का पार्ट होता है? यस, H2CO3। तो NaOH तो बच्चों एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और H2CO3 एक वीक एसिड है। ओके, तो इस तरह से यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाकी के जो 3 अल्टरनेटिव्स हैं बच्चों उसमें आप अगर आप बात करें NH4Cl की तो NH4Cl जो है बच्चों ये NH4OH है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन से आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बच्चों यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जबकि हमको यहाँ एक वीक एसिड चाहिए था, है ना। इसी तरह से सोडियम नाइट्रेट में HNO3 का पार्ट है बच्चों नाइट्रेट, है ना, जो कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यहाँ पे एक वीक एसिड की ज़रूरत है। ठीक यही बात जो है वो KCl के साथ है। तो यहाँ पे मात्र एक सिंगल ऑप्शन है बच्चों Na2CO3 जो कि एक बेसिक सॉल्ट है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन Na2CO3 इज अ बेसिक सॉल्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तो बच्चों जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो स्टूडेंट्स विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो देख नहीं सकते, उन्हें एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए, है ना, जहाँ की कलर रिकॉग्निशन ना हो रहा हो, वो स्मेल करके महसूस कर सकें। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो होते हैं बच्चों वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है बच्चों यहाँ आपको जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से मात्र एक जो है वो वनीला एसेंस है बच्चों, है ना। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जनरली एसिड में अपनी स्मेल जो है वो बनाए रखते हैं और बेस में अपना जो स्मेल है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है उनकी, वो लूज़ कर देते हैं, तो जिससे उनको पहचाना जा सकता है ना। तो यहाँ वेनिला एसेंस कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली impaired स्टूडेंट्स एज इट इज़ एन olfactory इंडिकेटर whose order changes in acidic और बेसिक मीडिया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, है ना। यहाँ एसिडिक कौन है?
लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर एंड एंटासिड। तो बच्चों लाइम जूस क्लियरली जो है वो एसिडिक है, ह्यूमन ब्लड आपको पता है बेसिक होता है, लाइम वाटर जो है ये भी बेसिक होता है बच्चों, बेसिक कंपाउंड है। एंटासिड नाम से ही क्लियर है ना, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कंज्यूम किए जाते हैं। तो यहाँ पे ओनली ए जो है वो करेक्ट है, इस तरह से ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एक्सप्लेनेशन आपके लिए नीचे भी लिखा हुआ है ना, यहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पास्ड थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज 2। तो बच्चों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रिपरेशन के दौरान जो गैस गुजारी जाती है ना गार्ड ट्यूब से, वो कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड है ना। तो कैल्शियम क्लोराइड जो गार्ड ट्यूब है उसमें कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा होती है, तो कैल्शियम क्लोराइड क्यों ऐड किया जाता है इसके साथ। तो बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन है कि द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर है ना फ्रॉम द गैस, दिस इज बिकॉज कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट विच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये अगर नहीं होगा तो यहाँ पे जो है वो मॉइस्चर जो है वो मौजूद होगा बच्चों है ना, हमको यहाँ मॉइस्चर नहीं चाहिए। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से अगर जो हमको एब्जॉर्ब करना है, नमी को हटाना है, तो उसके लिए यहाँ कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है। ओके, तो कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है यहाँ पर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। इस तरह से ऑप्शन सी जो है बच्चों वहाँ पे यहाँ पे करेक्ट है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में है ना कौन से आयंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो आपको पता है कि एसिड जो है वो अपने डाइल्यूट सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन में और क्लोरीन आयन में है ना, क्लोराइड आयन में टूटता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आयंस के रूप में अलग होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो है बच्चों वो अनस्टेबल होता है, वो जनरली हाइड्रोनियम आयन के रूप में ये कन्वर्ट कर जाता है। तो इसके एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या होता है जब एक एसिड को मिक्स किया जाता है बेस के साथ टेस्ट ट्यूब में। तो हमें पता है कि एसिड और बेस के बीच जब रिएक्शन करवाया जाता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो होता है, और जो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच में, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे हीट जो है वो पैदा होता है ना, हीट इवॉल्व होता है, और साथ में आपका सॉल्ट फॉर्मेशन तो होगा ही है ना। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ही है सॉल्ट प्रोडक्शन है ना। तो यहाँ सॉल्ट फॉर्मेशन होगा और टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ना, और चौथा ऑप्शन जो है, ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, और ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं डी में है ना, 1 और 4। इस तरह से आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए गोल्ड स्मिथ्स जो है वो कौन सा सॉल्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं। तो बच्चों आपको पता है इस सॉल्यूशन का जो नेम है वो है एक्वारेजिया। आपने इसे अपनी बिगनिंग से भी पढ़ा है, आप अपने फॉर्मल क्लासेज में भी इसको स्टडी कर चुके हैं। एक्वारेजिया जो है बच्चों वो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है, और इसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रेशियो है बच्चों वो 1:3 होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी किसी क्वेश्चंस में आपको यह रेशियो HCl/HNO3 के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। अगर HCl को हम पहले रखते हैं और HNO3 को बाद में रखते हैं तो ये रेशियो जो है वो हो जाएगा 3:1। तो आप इसको ग्रास्प कीजिए कि ये रेशियो किसका किसका है ना। इसमें HNO3 का पार्ट जो है बच्चों वो 1 है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पार्ट 3 है ना। ये आप ध्यान में रखें, और इसी को यूज़ किया जाता है गोल्ड को डिजोल्व करने के लिए। इसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच आयोनाइजेज gold atoms, and concentrated hydrochloric acid produces nascent chlorine which in turn reacts with ionized gold atoms thus forming auric chloride। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भूमिका है कि ये क्लोराइड आयन देता है ना, और नाइट्रिक एसिड की भूमिका है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण गोल्ड आयंस देता है, और ये यहाँ पे दोनों ही गोल्ड आयन और क्लोराइड आयन रिएक्ट करके जो है यहाँ पे ऑरिक क्लोराइड बनाकर अलग हो जाते हैं। तो इसे यूज़ किया जाता है बच्चों, जो पुराने ऑर्नामेंट्स होते हैं गोल्ड के, पुराने ऑर्नामेंट्स जिन पे कि डस्टिंग हो जाती है, वो थोड़े गंदे हो जाते हैं है ना, ऊपरी लेयर जो है वो उनका थोड़ा डर्टी हो जाता है, वो लस्चर वो फील नहीं होता अब उसमें ऑर्नामेंट्स में। तो उनको थोड़ा साफ, उनको क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेबोरेटरी में भी हम इसे यूज़ करेंगे, लेबोरेटरी में यूज़ करने का पर्पस वो कुछ अलग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डजंट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों आपने इस चैप्टर को पढ़ते हुए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा है कि ये सॉल्ट्स जब फॉर्म होते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, बाउंड होते हैं। तो यहाँ आपको पता है, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कंटेन करते हैं। तो ब्लू विट्रॉल जो है बच्चों ऑप्शन ए में, ये कॉपर सल्फेट है ना।
बेकिंग सोडा NaHCO3, वाशिंग सोडा Na2CO3 एंड जिप्सम CaSO4, है ना, कैल्शियम सल्फेट। तो ब्लू विट्रियल जो है बच्चों, इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, और वाशिंग सोडा के साथ भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है बच्चों, जिप्सम के साथ भी होता है ना। जिप्सम में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स के साथ। वाशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल होते हैं, और ब्लू विट्रियल में 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं। बेकिंग सोडा जो है बच्चों, वो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बच्चों वो करेक्ट है ना। बेकिंग सोडा डजंट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक्सप्लेनेशन आपके लिए नीचे भी मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है बच्चों, क्योंकि यह एक सॉल्ट है किसका? तो बेसिक सॉल्ट होने के लिए बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और वीक एसिड होना चाहिए। तो ये फैक्ट आपको नज़र किस ऑप्शन में आ रहा है? ये फैक्ट आपको मिल रहा है ऑप्शन डी में, है ना, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देयरफॉर आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। तो बच्चों आपने एनसीईआरटी में इसे पढ़ा है, वहाँ पे आपको ये बताया गया है कि किचन में यूज़ होने के अलावा कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड के और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमें मिलते हैं सोडियम क्लोराइड से। तो वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं आप रिकलेक्ट कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, वाशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड सेलेक्ट लाइम। तो सेलेक्ट लाइम जो है बच्चों वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसमें कोई भूमिका जो है वो नहीं है सोडियम क्लोराइड की। वाशिंग सोडा यानी Na2CO3, ओके, तो ये आपको पता है कि ये मिलता है हमें सोडियम क्लोराइड से। उसके बाद बेकिंग सोडा, है ना, NaHCO3, यह भी आपको मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर जो में क्लोरीन की भूमिका होती है बच्चों, क्लोरीन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन में ये मौजूद होता कि 1, 2 एंड 3, अगर इस तरह का ऑप्शन हो तो आप ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते थे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड से हमें क्लोरीन मिलता है और एनसीईआरटी में आपको ये दिया भी गया है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, है ना। लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस गिवन है, तो यहाँ पे प्रोमिनेंट ऑप्शंस हमें सेलेक्ट करने हैं जो सबसे एग्जैक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर सबसे एग्जैक्ट ऑप्शन चुनने की बात हो तो हम ऑप्शन सी को चुनेंगे। लेकिन अगर यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें कि 1, 2 एंड 3 भी होता, यानी ब्लीचिंग पाउडर को भी सिलेक्ट किया जाता इनके साथ, तो हम यहाँ इसे ऑप्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज। बेकिंग पाउडर का जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपको दिया गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका अदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो आपको पता है, आपने खूब पढ़ा है इसे, कि बेकिंग सोडा में एक वीक एसिड जो है बच्चों वो एडेड होता है, और वो है टार्टरिक एसिड। तो ये टार्टरिक एसिड आपको यहाँ नजर आ रहा है ऑप्शन बी में, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साल्ट। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो कि जिसमें कि एक सॉल्ट को नहीं शो किया गया है? तो बच्चों सॉल्ट का मतलब होता है कि वह एक एसिड और बेस के बीच रिएक्ट करने से बना हो। तो वहाँ आपको बेस रेडिकल और एसिड रेडिकल नज़र आने चाहिए, है ना, बेस का हिस्सा और एसिड का हिस्सा नज़र आना चाहिए। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, a compound is prepared from gypsum upon heating a temperature of 373 Kelvin and it changes back to gypsum on adding water, which is incorrect statement अबाउट द कंपाउंड। तो बच्चों यहाँ पढ़ के ही आपको पता चल गया है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हो रही है ना। आपको पता है कि जिप्सम को हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, जहाँ पर ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज़ करता है, और उसके बाद जब ये फिर से कूल होता है ना, तो फिर ये जिप्सम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको यूज़ किया जाता है बच्चों। द कंपाउंड इज यूज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, ये आपको पता है। द कंपाउंड इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट विद अ फार्मूला ऑफ CaSO4 2H2O यहाँ होना चाहिए, है ना। इफ़ हीटेड एट हायर टेम्परेचर द कंपाउंड बिकम्स डिहाइड्रेटेड एंड इज कॉल्ड डेड बर्नट प्लास्टर। तो बच्चों ये ऑप्शन सी जो है ये भी करेक्ट है ना। जब इसको हीट किया जाता है हायर टेम्परेचर पे तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है और कॉल्ड डेड बर्नट प्लास्टर। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो कंपाउंड हम जानते हैं कि ये सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स के लिए यूज होता है, और इस हीट करने के बाद ये कंपाउंड डिहाइड्रेटेड हो जाता है ना, और डेड बर्नट प्लास्टर कहलाता है। तो यहाँ जो इनकरेक्ट ऑप्शन है बच्चों, ये कंपाउंड प्लास्टर ऑफ पेरिस तो कहलाता है ना, लेकिन ये जो इसके लिए फार्मूला लिखा गया है बच्चों, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, ये कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट का ये फार्मूला जो है बच्चों वो नहीं होता है एक्चुअली। ये CaSO4 के साथ हाफ H2O के फॉर्म में होता है ना। ये क्लियरली आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ नीचे आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी लिखा गया है ना। द कंपाउंड इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और यहाँ आपको लिखा गया है ये डिहाइड्रेट। तो हेमीहाइड्रेट है, हेमी का मतलब आधा, तो विद द फार्मूला ऑफ CaSO4
विथ हाफ H2O। तो इसका मतलब होता है बच्चों कि इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के बीच में पेयर्ड होता है ना। 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल की शेयरिंग होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, वाई? बच्चों दूध वाला जो घूम घूम कर सेल करता है, दूध बेचता है, तो उसे काफ़ी टाइम लगता है इसके लिए, वो काफ़ी घूमता है। तो आपको पता है कि अगर मिल्क को अगर अनबॉयल्ड अगर छोड़ दिया जाए, है ना, तो वो जो है वो ख़राब हो जाता है, वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन उसमें होने लगता है, फर्मेंटेशन होने लगता है उसमें। तो फर्मेंटेशन रोकने के लिए जो उसमें एसिडिक जो रिएक्शन है ना, उसमें एसिड प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, उसको रोकने के लिए हम ये ज़रूरी है कि हम उसको न्यूट्रलाइज़ करें, और न्यूट्रलाइज़ करने के लिए उसमें एक वीक बेस जो है वो ऐड करना ज़रूरी है, जो कि हमें नुकसान भी ना करे, है ना, और उसको एसिडिक भी ना होने दे, एसिडिक एटमॉस्फेयर क्रिएट ना होने दे मिल्क के भीतर। तो इसके लिए मिल्कमैन जो है उसमें बेकिंग सोडा ऐड करता है, जो कि एक वीक बेस है ना, ये खाने वाला सोडा है। तो क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द गिवन सब्सटेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग एप्लीकेशंस? इट इज़ यूज्ड एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल, इट इज़ यूज्ड फॉर सीलिंग गैप्स इन लेबोरेटरी अपैरेटस, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज। तो ये तीनों ही चीज़ें हैं बच्चों, आपको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसके लिए यूज होता है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बी में। तो इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सड विथ द सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने एक्चुअली पहले भी सॉल्व कर लिया है, ये मिस्टेकन है, थोड़ा सा रिपीट हुआ है ना, कोई बात नहीं। तो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता है और सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा था ऑप्शन डी में, है ना, 1 और 4। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18। आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट है बच्चों, इसमें जिंक ग्रेनुलस जो है वो जिंक ग्रेन्यूल्स जो है वो लिए गए हैं टेस्ट ट्यूब में, और इनके साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया गया है। तो जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच जो है बच्चों रिएक्शन होगा, है ना। तो आपको पता है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच जब रिएक्शन होता है तो जिंक सल्फेट फॉर्म होता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है, जो कि पॉप साउंड के साथ जो है वो जलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कैंडल को ले जाएंगे तो ये एक पॉप साउंड हमको मिलेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ये आपको अच्छे से याद है। तो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। ओके। Question number 19. If 10 ml of H2SO4 is mixed with 10 ml of magnesium hydroxide of the same concentration, the resultant solution will give the following color with universal indicator. बच्चों अगर 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है 10 ml मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है बच्चों वो बेस में आपको पता है कि ग्रीन कलर जो है वो देता है ना। बेस में यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर देता है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो होगा आंसर ऑप्शन सी, ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 20। A visually challenged student has to perform a lab test to detect the presence of acid in a given solution. The acid base indicator preferred by him will be। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम दूसरे रूप में पहले स्टडी कर चुके हैं। ये उसे एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की ज़रूरत है बच्चे को, क्योंकि वो जो है वो देख नहीं सकता है, तो वो स्मेल करके ही उसको पहचानना होगा। तो ये आंसर है यहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑप्शन बी में मौजूद है यहाँ, क्लोव ऑयल, है ना, लौंग का तेल। तो ये ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 21. The graph given below depicts a neutralization reaction. The pH of a solution changes as we add excess of acid to alkali. Which letter denotes the area of the graph where both acids and salts are present? तो बच्चों यहाँ एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिपिक्ट किया गया है। यहाँ पे पीएच जो है बच्चों वो सॉल्यूशन का चेंज होगा जैसे जैसे हम एक्सेस ऑफ एसिड को डालेंगे एल्कली में, है ना। पहले ये सॉल्यूशन एल्कलाइन था और इसमें अब हम एसिड को ऐड कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम एसिड को ऐड करते जाएंगे तो पीएच जो है बच्चों वो सॉल्यूशन का घटता चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बेस का जो पीएच होता है वो 7 से ज़्यादा होता है और एसिड का जो पीएच है वो 7 से कम होता है। तो एसिड को ऐड करने का मतलब है पीएच को कम करना, तो बेस का पीएच कम होगा, मतलब जो है सॉल्यूशन का पीएच कम होगा, तो 14 से यह घटना शुरू होगा। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट सी तक जो है ये घटता चला जा रहा है ना, लेकिन अभी भी ये 7 से ज़्यादा है। तो जब 7 से ज़्यादा है इसका मतलब ये अभी भी बेसिक है ना, अभी भी यह बेसिक है। और सी के बाद, है ना, ये 7 होते हुए फिर 7 से कम होना शुरू होता है। तो डी एक ऐसा पॉइंट है ना, डी एक ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ 7 से वो कम हो गया है। तो जब 7 से कम हो गया है इसका मतलब है कि बेस
जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। यहाँ 7 से कम होने का मतलब एसिडिक होने का मतलब है बच्चों, सॉल्यूशन अब एसिडिक हो गया, इसका मतलब बेस जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। और बेस जब न्यूट्रलाइज हुआ तो सॉल्ट फॉर्मेशन जरूर हुआ होगा स्टूडेंट्स, है ना। बेस के न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ, और इस तरह से यहाँ इस सॉल्यूशन में अब फाइनली सॉल्ट भी मौजूद है ना, सॉल्ट भी प्रेजेंट है। और चूंकि अब यह मीडियम एसिडिक हो चुका है, इसका मतलब यहाँ एसिड भी मौजूद है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है बच्चों डी, है ना, वो इस पॉइंट पे दोनों ही मौजूद हैं। इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ। बच्चों आपको पता है बेकिंग पाउडर जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और उसके साथ एक वीक एसिड जो है वो एडेड होता है जो कि टार्टेरिक एसिड है। तो ये आपको पहले से पिछले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, when we smile our teeth becomes visible, so we should ensure that we have a beautiful set of teeth as it makes our smile even more beautiful. Tooth enamel is the thin outer covering of the tooth. This tough shell is the hardest tissue in the human body. Enamel covers the crown, which is the part of the tooth that is visible outside of the gums. Calcium phosphate is present in tooth enamel. Its nature is चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। तो वाटर, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। तो बच्चों वाटर कंप्लीटली जो है वो न्यूट्रल होता है। इसके बाद एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्लियरली जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा एसिडिटी का वो होगा वाटर, एसिटिक एसिड एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज आर सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। तो वाटर में कौन कौन से ऑक्साइड्स सॉल्युबल होते हैं जो एल्कली बनाएंगे। हमें पता है कि ऐसे बेसेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं तो हम उन्हें एल्कलाइन मीडियम बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं ऐसे बेसिस को। तो जो मेटल के ऑक्साइड होंगे बच्चों, है ना, वही आपको पता है कि मेटल के ऑक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो वो बेस देते हैं हमें। तो जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो तो ऐसे ही बच्चों यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है ये इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। तो बचते हैं दो, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ये दोनों ही बच्चों ये ऐसा बेस देते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से जो ऑप्शन है बच्चों वहाँ 1 और ये 3 ये दोनों ही सही है और ये मौजूद है ऑप्शन ए में। इस तरह से करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो है आंसर ए, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन वी पोर्ड अ ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड फर्स्ट ऑन रेड एंड देन ऑन ब्लू लिटमस पेपर। तो एसिटिक एसिड को अगर हम पोर करते हैं रेड पर ही, अगर हम एसिड कलर को डालेंगे तो वो जो है रेड लिटमस जो है, रेड लिटमस रिमेंस रेड, है ना, वो रेड ही रहेगा। और जब हम उसको ब्लू लिटमस पर डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो रेड लिटमस जो है वो एसिड डालने के बाद वैसा ही रहेगा, लेकिन ब्लू लिटमस पर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, क्योंकि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व्स अ गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व्ड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम एसिटिक एसिड के साथ ऐड करते हैं तो वहाँ एक गैस प्रोड्यूस होता है बच्चों। और पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व, जो गैस बनती है उसके बारे में क्या सही है। तो बच्चे हमें पता है कि इस रिएक्शन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। नीचे एक्सप्लेनेशन में आपके सामने में रिएक्शन मैंने लिखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है तो बनता है सोडियम एसीटेट, है ना, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। तो सोडियम, ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम जानते हैं कि ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। उसके बाद इट एक्सटिंग्विशेज अ बर्निंग स्प्लिंटर, आग को बुझाने के भी काम में आता है ना। इट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट हैज़ अ पंजेंट ऑर्डर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में भी बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन इसकी गंध जो है बच्चों वो पंजेंट नहीं होती है, तीखी नहीं होती है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों ही ऑप्शन जो है बच्चों वो करेक्ट हैं। तो वो आंसर यहाँ हमें मौजूद है किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, 1 2 एंड 3। इस तरह से करेक्ट आंसर है 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 28, कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। तो ये पहले भी हम लोगों ने देखा है इस क्वेश्चन को, है ना। ये यहाँ पर जो आंसर है बच्चों वो है वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, है ना। मैंने बताया कि अगर 1 2 3 भी अगर किसी ऑप्शन में मौजूद होता तो हम लोग उसे सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ वो नहीं है। तो हमारा जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा वो 1 एंड 3 होगा। तो यहाँ पे आंसर है 1 एंड 3 जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 29, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट आंसर।
करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ सॉल्ट है, उसका पेरेंट एसिड लिखा गया है, पेरेंट बेस लिखा गया है और नेचर ऑफ सॉल्ट लिखा गया है ना। तो सॉल्ट का हमें पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस पहचानना है और उसका नेचर पहचानना है, वो सही सही होना चाहिए। तो सोडियम क्लोराइड जो है बच्चों, पहला ऑप्शन देखते हैं सोडियम क्लोराइड, है ना। इसका पेरेंट एसिड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेरेंट बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों ही फैक्ट्स हैं, सही है बिल्कुल। और नेचर ऑफ सॉल्ट जो है बच्चों वो बेसिक लिखा गया है, तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो ये न्यूट्रल होना चाहिए, तो इस तरह से ये सही नहीं है। दूसरा देखते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो इसका H2CO3 जो है वो लिखा गया है कि पेरेंट एसिड है और पेरेंट बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों बातें जो है वो सही हैं, लेकिन इसे न्यूट्रल लिखा गया है बच्चों, न्यूट्रल ये नहीं होगा क्योंकि कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके लिए दोनों का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी था, तो ये न्यूट्रल नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन सी में देखते हैं सोडियम सल्फेट H2SO4 NaOH, और इसको एसिडिक लिखा गया है, ये भी जो है बच्चों वो करेक्ट नहीं है क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं और इस तरह से एक न्यूट्रल सॉल्ट बनना चाहिए। ऑप्शन डी जो है बच्चों वो सही है क्योंकि इसमें सोडियम एसीटेट में बताया गया है कि ये एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करने से बनता है और इसे बेसिक लिखा गया है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो जो सॉल्ट बनेगा बच्चों वो बेसिक सॉल्ट होगा, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो ऑप्शन डी है। ओके, Question number 30. To protect tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. The nature of the toothpaste commonly used is acidic, neutral, basic, corrosive. तो बच्चों टूथ डिके को रोकने के लिए हम लोग ब्रश करते हैं रेगुलरली, तो उसका नेचर क्या होना चाहिए। तो क्लियरली आपको पता है कि किसी भी तरह की ईटिंग जो है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करती है ना, माउथ के भीतर। तो हमें उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज़ करना है, तो हमें एक ऐसे मटेरियल की ज़रूरत है जो उसको न्यूट्रलाइज़ करे, और इसलिए हमें उस टूथपेस्ट की ज़रूरत है जो उसको न्यूट्रलाइज़ करे, यानी वो एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड करे। तो यहाँ टूथपेस्ट जो है बच्चों वो क्लियरली बेसिक होता है उसका नेचर। ओके, आपके लिए एक्सप्लानेशन यहाँ रिलेटेड थ्योरी भी लिखी गई है ना। यहाँ पीएच वगैरह जो है आपको बताया गया है कि व्हेन वी ईट स्वीट थिंग्स द पीएच ऑफ आवर माउथ फॉल्स बिलो 5.5, है ना, मतलब 7 से कम हो जाता है। एज द ऑरल बैक्टीरिया रिलीजेज एसिड वाइल एक्टिंग ऑन सुगर्स प्रेजेंट इन आवर फूड, है ना, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है ना। तो यहाँ एसिडिक मीडियम जो है बच्चों वो क्रिएट होता है, तो एसिडिक कंडीशंस जो है वो कैपेबल हैं ऑफ कोरोडिंग द इनेमल, है ना, विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो एसिडिक कंडीशन ऑफ एसिड बेस के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और उसके कारण क्या होगा कि कैल्शियम फॉस्फेट की जो परत होगी, कैल्शियम फॉस्फेट वहाँ से गायब होता चला जाएगा, तो इनेमल जो है वो डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा। इस तरह से टूथ डिके जो है वो शुरू हो जाएगा। इसी को रोकने के लिए हम लोग टूथपेस्ट को यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट जो है वो एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है ना, एसिड को, और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे दांतों के कैल्शियम फॉस्फेट के साथ हो सकता था वो अब पेस्ट और एसिडिक मीडियम के बीच होता है, तो इस तरह से टूथ डिके जो है वो प्रिवेंट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31. मैच द केमिकल सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम 1 विद देयर अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन गिवन इन कॉलम 2। तो बच्चों कॉलम 1 में ये कुछ कंपाउंड्स हैं और दूसरा जो है उसका यूज़ है। तो ब्लीचिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा एंड सोडियम क्लोराइड, और यहाँ प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl2, डिक्लोराइजेशन और एंटासिड। तो बच्चों आप क्लियरली ऑप्शंस को देखिए। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा, है ना। आप यहाँ गलती से ऑप्शन डी देख रहे हैं, इसे सी आप पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो है बच्चों वो डिक्लोराइजेशन में यूज होता है ना, तो ए जो है वो 3 के साथ मैच कर रहा है। बेकिंग सोडा जो है वो प्रिपरेशन, बेकिंग सोडा जो है बच्चों वो एंटासिड के रूप में यूज होता है। उसके बाद वाशिंग सोडा जो है वो प्रिपरेशन ऑफ ग्लास में यूज होता है, और सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl2 के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो ऑप्शन सी है ना। आप ऑप्शन डी की जगह ऑप्शन सी पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। तो अगर एक छोटी सी मात्रा अगर हम एसिड की वाटर के साथ अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, है ना। तो आयोनाइजेशन होगा, है ना, क्योंकि एसिड जब वाटर के साथ डिजॉल्व होगा तो आयोनाइज होगा, और उसके बाद वो डाइल्यूट होगा। तो ये दोनों बातें होती हैं, आयोनाइजेशन होता है और डाइल्यूशन होता है। तो ये आपको पता है कि व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, अ कंसंट्रेटेड एसिड टर्न्स इनटू डाइल्यूट एसिड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अ डाइल्यूट एसिड इज आल्सो कॉल्ड एन aqueous solution in which acid releases hydronium ions and undergoes ionization। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन बच्चों इक्विवेलेंट हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम वाटर में डालेंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में, है ना, आपको पता है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डाला जाता है, अगर एक बार में अगर हम ज़्यादा ये करते हैं तो फिर ये एक्सप्लोजन का डर रहता है ना। तो हमेशा जब भी एसिड को ऐड किया जाए वाटर में, एक्यूएस बनाया जाए, डाइल्यूट बनाया जाए, तो ये प्रोसेस स्लो होना चाहिए, है ना, ताकि बहुत ज़्यादा हीट पैदा ना हो। तो ये इसका रिएक्शन है। तो करेक्ट आंसर जो है बच्चों वहाँ पे आयोनाइजेशन और डाइल्यूशन हमें मिल रहा है ऑप्शन बी में। इस तरह से करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसनट्रेटेड एसिड। तो जब कंसनट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं तो आप अपने आप को हीट जनरेटेड से कैसे बचाएंगे। तो बच्चों आपको अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम स्मॉल अमाउंट जो है वो ऐड करेंगे और कांस्टेंट स्टायरिंग जो है वो मतलब हम उसको चलाते रहेंगे ताकि ये जो है वो हीट जो है वो कम पैदा हो। डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इफ वी एड वाटर टू द कंसनट्रेटेड एसिड द मिक्सचर में स्प्लैश एंड काउज सीवियर बर्न इंजरीज ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट produced. Therefore, acid should be added to the water drop by drop with constant stirring so the heat evolved may be absorbed by the water. तो हमें पानी को एसिड में नहीं डालना है, एसिड को पानी में डालना है, उसके बाद उसको स्टायर करते रहना है ताकि जो हीट इवॉल्व होता हो वो मतलब उसी के साथ इवॉल्व होने के साथ साथ एब्जॉर्ब भी होता चला जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 34, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल, द क्लियर सुपर नेटेंट सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। तो बच्चों सैंपल ऑफ सॉइल जो है उसको मिक्स किया गया है वाटर के साथ और उसको सेटल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो बच्चों बाद में जब सॉइल सेटल हो जाता है तो ये सॉल्यूशन जो है वो पीएच पेपर को येलो कर देता है। और अब जो है इस सॉल्यूशन को है ना ग्रीनिश ब्लू जो है कौन करेगा। तो पीएच पेपर जो है वो हमारा येलोइश ऑरेंज हो चुका है। तो इसका मतलब है बच्चों कि ये एसिडिक सॉइल है बच्चों, है ना। एसिडिक मीडियम में जो पीएच पेपर है वो येलोइश ऑरेंज हो जाएगा। तो अब उसको ग्रीनिश ब्लू करना है ना। तो इसे न्यूट्रलाइज करना है ना। पीएच पेपर ग्रीनिश ब्लू होगा जब उसे बेस में हम उसको ये करेंगे, जब उसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो न्यूट्रलाइज होने के लिए हमें जो है उसके साथ एक एंटासिड को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पीएच पेपर गिव्स ग्रीनिश ब्लू कलर इन वीक एल्कलाइन मीडियम, सो एंटासिड विच इज़ एन एल्कलाइन कंपाउंड विल शो ग्रीनिश ब्लू कलर ऑन पीएच पेपर, ठीक है। तो ग्रीनिश ब्लू कलर कब आएगा, जब हम उसे एक एल्कलाइन मीडियम में डालेंगे, है ना। तो इसके लिए एक हमें एंटासिड की ज़रूरत थी। तो एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक एल्कलाइन कंपाउंड होता है। तो रिलेटेड थ्योरी है इसकी कि लेमन कंटेन्स साइट्रिक एसिड, विनेगर हैज एसिटिक एसिड and common salt is the neutral salt. The clear supernatant solution turns the pH paper yellowish orange means the given sample of soil is acidic, so it can be neutralized by base या alkaline solution. तो न्यूट्रलाइज होने के लिए इसको बेस या alkaline solution में डालना था, है ना, ग्रीनिश ब्लू होने के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको एक एंटासिड में डालें, है ना। तो वो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है ऑप्शन डी में, तो इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं बच्चों। वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स इन केमिस्ट्री लैब वन शुड ऑलवेज वियर अ लेबोरेटरी कोट एंड बी वेरी केयरफुल while performing experiments. Some students have the bad habit of creating nuisance for other students which distracts the students and may cause serious accidents such as spilling of acid or can cause burn injuries. If a few drops of concentrated acid accidentally spills over the hand of a student, what should be done? तो बच्चों यहाँ कहा जा रहा है कि केमिस्ट्री लैब में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो एक्सट्रीम केयर की ज़रूरत पड़ती है ना। बहुत ही सावधानी से एक्सपेरिमेंट करना होता है। और कुछ स्टूडेंट्स को ये आदत होती है कि वो कुछ शैतानियाँ करते रहते हैं। इसके चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि सीरियस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जैसे एसिड्स की स्पिलिंग हो जाती है ना, जो अगर हमारे हाथों पे गिर जाए तो ये सीरियस बर्न या इंजरीज हो सकती हैं। तो बस वही उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा जा रहा है कि इफ़ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ स्टूडेंट व्हाट शुड बी डन। अगर गिर जाए एसिड तो क्या करना चाहिए। तो ऑप्शंस हैं कि वॉश द हैंड्स विथ अ सलाइन सॉल्यूशन, वॉश द हैंड इमीडिएटली विथ plenty of water and apply a paste of sodium hydrogen carbonate. After washing with plenty of water, apply a solution of sodium hydroxide on the hand. Neutralize the acid with a strong alkali. तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एल्कली जो होते हैं वो कॉर्डोसिव होते हैं, हमें उनको भी यूज़ नहीं करना है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ तो हमें वॉश करना चाहिए, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये भी हमें एक फिर दूसरा दर्द देगा, है ना। ये और प्रॉब्लम को जो है वो कॉम्प्लिकेटेड करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, एक वीक बेस को अप्लाई करना चाहिए, है ना, जो न्यूट्रलाइज तो करे लेकिन कोरोसिव नहीं हो। तो वॉश द हैंड इमीडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो इसके लिए बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट होगा। यहाँ आपके लिए एक्सप्लेनेशन और कॉशन वगैरह सब कुछ लिखे गए हैं, आपने ध्यान से पढ़ो समझो। ओके, तो यहाँ आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू व्हेन HCl गैसेस फॉर्म में अगर इसे पास किया जाता है थ्रू वाटर। अगर वाटर में HCl गैसेस फॉर्म में अगर पास किया जाता है तो क्या होगा। इट डजंट आयोनाइज इन सॉल्यूशन एज इट इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड। ये गलत है बच्चों, आपको पता है HCl अगर वाटर के में पास करवाई जाएगी तो ये आयनाइज होगा। तो इट आयनाइजेज इन द सॉल्यूशन, ये सही है। उसके बाद इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयंस इन द सॉल्यूशन। इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो फाइनली हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहला चीज़ आयोनाइजेशन और दूसरा जो है आयोनाइजेशन होने के बाद हाइड्रोनियम आयन के रूप में टूट जाना। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ऑप्शन सी में आपको मिल रही हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है बच्चों यहाँ करेक्ट है। HCl being a polar covalent compound easily ionizes in water to form hydronium and chloride ions.
है ना, HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, आयनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयंस, हाइड्रोजन आयंस कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस। तो फाइनली ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन दोनों होंगे, मतलब ये हाइड्रोजन आयन फाइनली कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोनियम आयन के रूप में। तो इसलिए यहाँ जो ऑप्शंस होंगे वो इट आयनाइजेज इन द सॉल्यूशन एंड इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है, इसलिए आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। 37 इन विच ईयर इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द हाईएस्ट। तो बच्चों हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाईएस्ट होने का मतलब है कि पीएच वैल्यू जो है वो सबसे कम होगा। तो पीएच वैल्यू सबसे कम हम इस ग्राफ में देख रहे हैं बच्चों, ग्राफ सबसे नीचे जो गिरा हुआ है वो है 2002 में, तो इसका आंसर है 2002। 38 आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम क्लोराइड के एक्वियस सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये डिकम्पोज करता है और बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह प्रोसेस ही जो है बच्चों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन गैस एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये गिवन है। Chlorine gas is liberated at anode and hydrogen gas is liberated at cathode. Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. तो यहाँ क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर जो है वो फ्री होती है, मुक्त होती है, लाइब्रेट होती है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे लाइब्रेट होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड के नज़दीक जो है इसका प्रेसिपिटेशन होता है ना। तो इस तरह से जो एप्रोप्रिएट रिएक्शन है बच्चों यहाँ क्लोर एल्कली प्रोसेस का वो है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर gives sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen gas. This is chlor alkali process and the correct option is answer option D. 39 study the experimental setup shown in the given figure and choose the correct option from the following। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके सामने में है, ये आप देख रहे हैं कि P जो है वो हो सकता है पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, है ना, और Q जो है वो क्लोरीन गैस हो सकती है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है या हाइड्रोजन गैस, और है ना क्लोरीन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या हाइड्रोजन गैस। चेंजेस जो हो सकते हैं वो नो चेंज और टर्म्स मिल्की। तो यहाँ हमें P Q और चेंज के लिए जो है वो करेक्ट पेयर जो है वो ढूंढना है। तो P यहाँ पे बच्चों आप रिकलेक्ट करो, यहाँ P का बच्चों आंसर होगा K2CO3 और Q जो है वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि अगर हम पोटेशियम कार्बोनेट को लें P की जगह पर, है ना, और इसे सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, तो पोटेशियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पर ये पोटेशियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ये लिखा गया है नो चेंज, जबकि यहाँ चेंज जो है बच्चों होता है, क्योंकि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी हमें। और यहाँ एक बात और है बच्चों कि यहाँ क्लोरीन गैस लिखा गया है, इसलिए भी ये फर्स्ट ऑप्शन जो है बच्चों हमारा वो इनकरेक्ट है, क्लोरीन गैस नहीं मिलती है। और ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट, है ना, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन होता है तो यहाँ भी हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मिलती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ नो चेंज लिखा गया है, तो यहाँ पर ये क्यू तो सही है बच्चों, लेकिन नो चेंज नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन बी जो है वो भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी में देखते हैं बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन गैस लिखा गया है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाता है। टर्न्स मिल्की सही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर प्रोड्यूस होता तो टर्न्स मिल्की हो सकता था। पोटेशियम कार्बोनेट, लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी पोटेशियम कार्बोनेट, यहाँ क्यू की जगह CO2 है, जो कि बिल्कुल सही है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को मिल्की कर देती है। तो इस तरह से हमें P के लिए, Q के लिए और जो चेंजेज हैं उसके लिए तीनों ही करेक्ट ऑप्शंस मिलते हैं, और इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसलिए P की जगह पोटेशियम कार्बोनेट, Q की जगह कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्वेश्चन नंबर 40 जिंक ग्रेनुल्स ऑन ट्रीटिंग विथ एन एसिड X फॉर्म जिंक सल्फेट सॉल्ट अलॉन्ग विथ the evolution of a gas Y which burns with a pop sound when brought near a burning candle. Identify acid X and get gas evolved Y। तो जिंक ग्रेनुल्स को जब रिएक्ट करवाते हैं बच्चों एसिड X के साथ तो जिंक सल्फेट बनता है और एक गैस इवॉल्व होती है। तो बच्चों ये हमें अच्छे से पता है, इसके लिए अप्रोप्रिएट रिएक्शन जो है वो जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, मतलब यहाँ हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जो X होगा बच्चों वो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड होगा, और जो Y है यानी जो गैस है वो यहाँ पे होगी हाइड्रोजन गैस। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड एंड Y की जगह हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस। तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड, व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी। बच्चों यहाँ आपको 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं, पहले में आपको जिंक है, दूसरे में मैग्नीशियम, तीसरे में आयरन और चौथे में कॉपर, और ये चारों ही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी में आपको मैग्नीशियम आयंस जो हैं वो ऊपर फ्लोट करते हुए दिख रहे हैं, तो ये जो है इसका डिफरेंट बिहेवियर है, बाकी तीनों जो हैं वो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है?
तो बच्चों यहाँ जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर, इन चारों में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है बच्चों, वो मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा है, इसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक और आयरन। तो मैग्नीशियम जो है वो वाइग्रसली जो है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इफर्वेसेंस जो है वो बच्चों वो पैदा होगा, जो बुलबुले पैदा होंगे वो सबसे तेज़ पैदा होंगे। और मैग्नीशियम की डेंसिटी जो है बच्चों वो भी कम होती है इन चारों के मुकाबले, इसलिए ये आसानी से जो है वो फ्लोट करता है। तो इसलिए हमें यहाँ मैग्नीशियम का जो बिहेवियर है वो बाकी चारों से डिफरेंट जो है वो दिख रहा है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग। हाइड्रोजन गैस एक्चुअली यहाँ चारों के साथ प्रोड्यूस होती है ना। यहाँ इसका एग्जैक्ट ऑप्शन होना चाहिए था कि ये ज़्यादा जो है वो तेज़ी से रिएक्ट करती है, ठीक है, वाइग्रेसली रिएक्ट करती है, तो वो ऑप्शन यहाँ मौजूद नहीं है। तो यहाँ बाकी में सब में आप देख रहे हैं कि किसी में नाइट्रोजन, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसलिए भी ये सब जो है यहाँ इनकरेक्ट हो गए हैं। तो इस तरह से यहाँ जो सूटेबल आंसर यहाँ हमें मिलता है वो ये है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, इसलिए ये फ्लॉट करता है। लेकिन एग्जैक्ट रीजन जो है बच्चों वो यहाँ पर रिएक्टिविटी का मामला है कि ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और इसकी डेंसिटी कम होती है, जिसके कारण कि ये फ्लॉट करता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो स्टूडेंट्स द सॉल्ट्स दैट डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, है ना, एंड हेंस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए में हमें दिख रहा है 2 और 4, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा। तो ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा में जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते, जो जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होते हैं वो हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ऑप्शन ए है। ब्लीचिंग पाउडर में देखिए ये इसका फार्मूला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ जो है वाटर मॉलिक्यूल होता है जिप्सम के साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ। वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के साथ। बेकिंग सोडा जो है वो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, है ना। ये इस तरह के 1-2 क्वेश्चंस पहले भी थे, वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि किसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के। आपने इसे अपने चैप्टर के जरिए भी आपको ये अच्छे से पता है, आप इसे अच्छे से पढ़ चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न फेनोल्फथैलीन पिंक? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड वाटर। तो फेनोल्फथैलीन का पिंक कलर बच्चों आपको पता है कि ये एक बेस में मिलता है हमें, तो बेस जो है यहाँ पर वो बस सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, कंसीडर द पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक सैंपल्स, लेमन जूस, गैस्ट्रिक जूस, विनेगर एंड डाइल्यूट एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है बच्चों वो पीएच के साथ जो है इसका इन्वर्स ये होता है, रिलेशन होता है। अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो कम होगा। तो यहाँ पे पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है विनेगर का, तो इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है बच्चों वो सबसे पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे कम होगा। तो ये हमें नज़र आ रहा है 3 जो है वो सबसे आखिर में होना चाहिए, तो 3 आपको सबसे आखिर में दिख रहा है ऑप्शन सी में, है ना। कभी कभी बच्चों हमें ऑप्शंस को भी सही से देखकर हमें आंसर्स पहले पूरे क्वेश्चन पर हम विचार करें उससे पहले ही हमें सटीक आंसर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑप्शन जो चारों ऑप्शंस हैं इसमें आखिर में 3 जो है सिर्फ ऑप्शन सी में मौजूद है, तो हम यहाँ से ही इस ऑप्शन को हम चुन सकते थे। हालांकि समझने के लिहाज से आप देख लें कि ये 3 सबसे लास्ट में होगा, मतलब विनेगर जो है सबसे आखिर में होगा। उसके बाद सबसे अधिक पीएच जो है वो डाइल्यूट एसिटिक एसिड का दिया हुआ है ना, 3 है। तो इसके पहले जो है वो ये होगा डाइल्यूट एसिटिक एसिड यानी 4, और इसी तरह से तीसरे नंबर पर 1 और दूसरे नंबर पर 2 यानी गैस्ट्रिक जूस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है आंसर सी। एक्सप्लेनेशन आपके सामने में है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू ऑफ 4 सॉल्ट्स इज गिवन बिलो, है ना। सेलेक्ट द रोज कंटेनिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड द बल्ब ग्लो? तो बच्चों इन सारे सेटअप्स में हमें देखना है कि बल्ब किस में जो है वो ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पहले ऑप्शन में, और अगले ऑप्शन में एल्कोहल इन वाटर है, तीसरे ऑप्शन में शुगर सॉल्यूशन है, और चौथे ऑप्शन में लाइम वाटर है। तो आपको पता है कि एल्कोहल का जो सॉल्यूशन है वो आयंस प्रोवाइड नहीं करेगा, इसी तरह से शुगर सॉल्यूशन भी आयंस प्रोवाइड नहीं करेगा। आयंस हमें मिलेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में और लाइम वाटर के सॉल्यूशन में, है ना। तो in the setup shown, the bulb will glow only when there is a flow of current through the solution. As dilute hydrochloric acid and lime water contains ions, they will conduct electricity, whereas sugar and alcohol do not contain ions and hence will not conduct electricity, है ना। शुगर और एल्कोहल ये दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं बच्चों, और ये वाटर में जो है वो आयंस में नहीं टूटते, है ना। और जब आयंस ना होंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करेगी।
तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो सिर्फ सेटअप 1 में और सेटअप 4 में पॉसिबल है, और ये हमें मिलता है ऑप्शन बी में, इसलिए जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन बी। Question number 46. Zinc granules on treating with a substance X form a salt sodium zincate along with the evolution of a gas Y which turns with a pop sound when brought near a burning candle. Identify the substance X and gas evolved Y. ये क्वेश्चन हम लोग शायद पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे X जो है बच्चों वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और Y हाइड्रोजन होगा, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जिंक का रिएक्शन होता है तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, और जो कि एक पॉप साउंड देती है। तो यहाँ पे X जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और Y जो है वो हाइड्रोजन गैस है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 बच्चों, द गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स विद एसिड एंड बेसिस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। विच ऑफ दोज दीज एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ दिया गया बच्चों कि ए जो है वो एसिड और बेस दोनों के साथ किसी के साथ भी रिएक्ट करके जो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, बी जो है वो दोनों के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, सी सिर्फ एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और डी दोनों के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है ना। तो यहाँ कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स दे सकते हैं, है ना। विच ऑफ दिस एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बच्चों वे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट देते हैं, है ना। ये एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर होता है इनका। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बी एंड डी ये दोनों ही जो हैं वो एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं, इसलिए बी और डी दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स देने वाले एलिमेंट्स हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम एसीटेट, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो बच्चों यहाँ सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स होने के लिए ये ज़रूरी है कि या तो उनके बेसिक पार्ट्स सेम हो या उनके जो एसिडिक पार्ट्स हैं वो सेम हो। तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम एसीटेट में हम देख रहे हैं कि जो बेसिक रेडिकल है वो दोनों ही सोडियम है ना। तो ये सेम फैमिली है। कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट में हम एसिडिक पार्ट को सेम देख रहे हैं, तो ये भी सेम फैमिली है। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम बेसिक रेडिकल को सेम देख रहे हैं, तो ये भी सेम फैमिली है। जो लास्ट ऑप्शन है बच्चों सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें ना तो आपको बेसिक पार्ट सेम दिख रहा है और ना ही एसिडिक पार्ट सेम दिख रहा है, तो ये सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं ये दोनों सॉल्ट्स। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो सेम फैमिली को डिनोट करते हैं, है ना, एक ही नेचर है। तो इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आंसर यहाँ पे आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 49। विनय ऑब्जर्व दैट स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट शर्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन soap is scrubbed on it. It turns yellow again when the shirt is washed with plenty of water. What might be the reason for his observation? तो बच्चों यहाँ पे जब कड़ी जो है शर्ट पर गिरती है और ये रेडिश ब्राउन हो जाता है सोप के डालने के बाद, तो आपको पता है सोप जो है वो बेसिक इन नेचर है, और टर्मेरिक जो है बच्चों वो एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि रेडिश ब्राउन जो है वो कलर देता है बेसेज में। तो यहाँ पे कड़ी का जो स्टेन है शर्ट पर, अगर हम उस पर उसको वॉशिंग करते हैं सोप के साथ, तो बेस के साथ रिएक्शन के कारण जो उसमें टर्मेरिक पार्ट है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, और फिर जब हम इसे प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ वॉश करते हैं तो ये फिर से येलो हो जाता है। इसका मतलब है कि जो बेसिक पार्ट है उसका वहाँ से हट जाता है ना, और फिर टर्मेरिक अपना जो नेचुरल कलर है उसको ले आता है ना। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोप इज बेसिक इन नेचर एंड टर्मेरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंगी इन बेसेस, है ना। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। यहाँ नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मैंने आपको डिटेल में बताया है, आप एक बार फिर से आप इसे स्टडी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट नोटेड हिज ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट्स एज बिलो। सोडियम क्लोराइड इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड इज अ बेसिक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, कॉपर सल्फेट इज एन एसिडिक सॉल्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। तो बच्चों यहाँ सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है बिल्कुल, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों के मिक्स रिएक्शन से जो बनेगा वो एक नेचुरल न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है बच्चों यहाँ बोला जा रहा है कि अमोनियम क्लोराइड एक बेसिक सॉल्ट होगा, जबकि हम जानते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ही जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल सॉल्ट बनना चाहिए, इसलिए ये जो ऑप्शन है बच्चों वो इनकरेक्ट है। सोडियम कार्बोनेट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट बोला जा रहा है, तो ये बच्चों ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन कार्बोनेट जो है बच्चों
ये कार्बोनिक एसिड का पार्ट है ना। तो कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है, तो यहाँ पे एक बेसिक सॉल्ट बोला जाना चाहिए इसको, और ये न्यूट्रल सॉल्ट कहा जा रहा है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। कॉपर सल्फेट जो है वो एक एसिडिक सॉल्ट होता है बच्चों, है ना, क्योंकि जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कॉपर सल्फेट जो है वो एक एसिडिक सॉल्ट है, ये सही है। तो 2 और 3 जो है यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बोथ 2 एंड 3।